हो सकता है कि किसी स्कूल के हर क्लासरूम में एसी ना हो सकता है किसी स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो सकता है कि किसी स्कूल के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो, पर स्कूल्स की सबसे बड़ी यूएसपी होती है उसकी पढ़ाई। इसीलिए एज पब्लिकेशंस का प्रॉमिस है हर स्कूल की पढ़ाई का स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा। दैट इज व्हाई आई एम thrilled to celebrate this wonderful association with Ace Publication and Books. Ace Publications, पढ़ाई का celebration. Hello student, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Pooja Tripathi and today we are going to learn about the age of reorganization. So in the previous chapter, we have learned about the different empires. We have learned about their rulers, their work, their beliefs and how power were divided. Now we'll learn about how different dynasties are originated. किस तरीके से जो अलग अलग डायनेस्टी हैं वो originate हुई. What were the changes? Who were the ruler at that time? What were their policies? कौन कौन से rulers थे? Their work, their beliefs, how it affect the life? किस तरीके का उस टाइम का lifestyle था? ये सारी चीजें हम जानेंगे समझेंगे। तो इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए हम चलेंगे मीनाक्षी मैम के पास। Hello children, my name is Meenakshi Rai and I am your teacher. Today in the SST we are going to discuss chapter number 6 and the name of the chapter is The Age of Reorganization and we are going to learn about the Shunga dynasty, Satavahanas, Chedis, kingdoms in the south, invasion of the Indo-Greeks and emergence of Kushanas. So जब हम इन सब factors को discuss करेंगे we will understand about the age of reorganization. So let's connect yourself with the chapter. Take a look at the map of Mauryan Empire. अब उसमें spot करो two important cities जैसे पाटलिपुत्र और तक्षशिला है. Very little is known about the ruler who succeeded Ashoka on the Mauryan throne. समझ नहीं आया, बहुत कम नॉलेज है हमारे पास कि अशोका के बाद किसने रूल ओवर एग्जैक्टली मौर्यन थ्रोन पे किया होगा. However, historians generally agree that the last Mauryan emperor was assassinated around 185 BCE by his commander-in-chief पुष्यमुत्रा शुंगा. ये तो हिस्ट्री में मेंशन है कि जो लास्ट मुगल रूलर थे उनको उन्हीं के कमांडर इन चीफ ने मार दिया था जिनका नाम था पुष्यमुत्रा शुंगा. दिस इंसिडेंट ब्रॉट अबाउट द फाइनल कोलैप्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर और पुष्यमुत्रा शुंगा ने जब उन्हें मार दिया सो मौर्यन एम्पायर खत्म. और ऐसा माना जाता है हार्डली अशोका की डेथ के बाद मुश्किल से 50 साल वो मौर्यन एम्पायर चल पाया. वंस द एम्पायर ब्रोक न्यू किंगडम आ गए सब कॉन्टिनेंट में. मोस्ट ऑफ दीज वर फॉर्मर ट्रिब्यूटरी स्टेट ऑफ मौर्यन दैट नाउ डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. अभी जो नए नए किंगडम आए ये क्या थे, वो मौर्यन एम्पायर के ही कंट्रोल में थे ना, लेकिन अब वो राजा मारा गया तो सबने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया. हम इसके राजा, हम इसके राजा, छोटे छोटे किंगडम बन गए थे. The northwestern region of India, which had earlier been under strong control, become weak after the fall of Mauryan Empire. So अब क्या हुआ, this weakness left the area exposed for the invasion and attacks. अब नॉर्थ वेस्ट जैसे हम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कह रहे हैं ना बेटा, अब वहाँ तो कोई रूलर रह नहीं गया तो बाहर से जो हमलावर थे वो अब आसानी से आ सकते थे. तो बाहर से अटैक्स और इन्वेशन स्टार्ट हो गए थे फॉरेन. एट द सेम टाइम मैनी रीजनल रूलर ऑल्सो दे स्टार्टेड टू कम्पीटिंग. इधर से जो छोटे छोटे रीजनल रूलर थे वो भी सोच रहे थे कि हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ले लें. तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरफ के अटैक और इन्वेशन स्टार्ट हो गए थे. नाउ historians often refer to this phase as a एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मौर्यन एम्पायर तो खत्म हो गया, टूट फूट के बिखर गया. अब ये जो टाइम पीरियड था इसलिए हिस्टोरियन कहते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा से इकट्ठा करने का टाइम पीरियड था. अर्लियर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मौर्यन एम्पायर का, उसकी वजह से बहुत सारे किंगडम बने, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, छोटे छोटे बॉर्डर बनने लग गए. जो पीसफुल टेरिटरी थी वो आपस में लड़ाई कर रही थी. तो इसलिए क्या हुआ कि आपस में अटैक होने शुरू हुए और बाहर से इन्वेजन होने शुरू हो गए.
अब क्या हुआ, कुछ किंगडम्स जो थे वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे थे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने को, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी टेरिटरीज को रीगेन करने के लिए. समटाइम दे रिलाई ऑन पीसफुल स्ट्रेटजी सच एज मैट्रिमोनियल जो अलायंसेस थे, ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस करने लगे रॉयल फैमिलीज़ के बीच में शादी करवाना ना, तो उससे उनका रिलेशन अच्छा बना रहेगा एंड जब भी बाहर से इन्वेशन होगा मिलकर वो लड़ लेंगे. सो डिस्पाइट दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब ये टाइम पीरियड ऐसा था कि पॉलिटिकली स्टेबल नहीं था, लड़ाइयाँ चल रही हैं छोटी बड़ी, फिर भी एक रिमार्केबल ग्रोथ हुई इस टाइम पे आर्किटेक्ट में, लिटरेचर में, कल्चरल एक्सचेंज में, एग्रीकल्चर में. New dynasties promoted learning and creative expression, which gave rise some of the finest work of art and ideas in Indian history. Even though there was no single large empire. ये टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे ना तो कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं था मौर्यन एम्पायर की तरह, फिर भी ये टाइम पीरियड जो है इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज कल्चरल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप. So student, we have learned about the different empires, different rulers, their work. Now we will learn about the rise of the Songa dynasty. So what gives rise to this dynasty? Who were the ruler, their work, क्या क्या उनकी beliefs थी, what were the power, किस तरीके के people का lifestyle था, लोग किस तरीके से उनके occupations क्या थे, क्या cultural या जो डेवलपमेंट हुआ है उनकी पीरियड में, व्हाट वर द चेंजेस, ये सारी चीजें हम जानेंगे और समझेंगे. तो चलिए समझते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द राइज ऑफ शुंगा डायनेस्टी. शुंगा डायनेस्टी कैसे आई? ऑल्दो द शुंगा एम्पायर वो स्मॉलर इन साइज, अगर मौर्यन एम्पायर से कंपेयर करें तो बहुत छोटा था, पुष्यमित्रा जो है ही वॉज सक्सेसफुली डिफीटेड इन्वेडर्स. At first he had to face the Greeks. सबसे पहले जो है Greeks आए who entered the northwest India, but later he managed to secure peace and maintain friendly relation with them. But उसने उनके साथ friendly relation कर लिया. In this way he kept the empire safe and stable. However, the Shunga empire did not remain strong for very long. About a century after its foundation, it weakened and eventually disappeared. बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पूरी करते करते ये डिक्लाइन हो गया. सो दिस पीरियड विटनेस्ड अ व्यू और द रिवाइवल ऑफ वैदिक ट्रेडिशन एंड रिचुअल. कैसे सेरेमनीज, सेक्रीफाइस, वर्शिप ऑफ वैदिक डाइटीज, इनको इम्पोर्टेंस मिल गई पब्लिकली, रॉयल फैमिली में. एट द सेम टाइम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जो अदर फिलोसफिकल ट्रेडिशन थे वो भी एग्जिस्ट कर रहे थे सोसाइटी में, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे. सो ये कह सकते हैं वो टाइम पीरियड ऐसा था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मल्टीपल बिलीफ थे. कोई सनातना को मान रहा है, कोई वैदिक कल्चर को मान रहा है, कोई आपका जो है बुद्धिज़्म को मान रहा है, कोई जैनिज़्म को मान रहा है, कोई अलग ही उसको मांग रहा है. सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई थी. दैट वॉज द कंपाइलेशन ऑफ द योगा. जो आपके सूत्रास थे ना बाय पतंजलि, a text gave a systematic shape to the philosophy of yoga, focusing on discipline of the body, mind and spirit. ये जो योगा की फिलॉसफी थी वो यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी. Shunga period was also remarkable for its support of art, literature and architecture. कम समय तक था लेकिन इन्होंने आर्ट को, लिटरेचर को आगे बढ़ाया. रूलर्स जो थे वो दे एंड द वेल्दी पैटर्न, दे इनकरेज द संस्कृत लैंग्वेज फॉर लिटरेचर एंड स्कॉलरशिप. वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इज द भरूच स्तूपा. जो आपका भरूच स्तूपा है इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. While the stupa may have been originally built earlier, the Shunga added, अगर आप देखोगे इसमें तो intricately carved stone railing and relief panel. तो हो सकता है स्तूपास जो है बहुत पहले बने होंगे लेकिन शुंगा डायनेस्टीज़ ने इसमें बहुत ऐड ऑन किया. These depict stories from the जातक कथाएं, जो tales of Buddha's earlier life है ना, seen from daily life. Such artwork is among the earliest surviving Buddhist culture in stone and provide rich information. इन्होंने क्या किया, ये जो इस तरीके का आप ये देख रहे हो,
ये देखो इस तरीके का जातक कथाओं को जो है इनग्रेव करना शुरू किया। ये आप रेलिंग देख रहे हो, ये शुंगा डायनेस्टी ने बनवाई है इस तरीके से। सो बुद्धा की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आगे इन्होंने बढ़ाया है। इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी मोस्ट पीपल वर स्टिल इंगेज इन एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर जो थी बैकबोन थी इकॉनमी की, तो लोग उसी में सबसे ज़्यादा इंगेज थे। एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ क्राफ्टमैन, आर्टिजन, पॉटर, कारपेंटर, मेटल वर्कर भी काम करते थे और बहुत अच्छे अच्छे गुड्स बना रहे थे जो लोकल यूज़ और ट्रेड के लिए अवेलेबल थे। ट्रेड जो रूट जो है वो भी एक्टिव थे उस समय, वो भी सेंट्रल इंडिया को गंगा प्लेन से जो है कनेक्ट कर रहे थे एंड इंश्योरिंग दैट इकोनॉमिक लाइफ कंटिन्यूड डिस्पाइट पॉलिटिकल चेंज। तो चाहे कितना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, इकोनॉमिक लाइफ, ट्रेड हो गया आपका, कॉमर्स हो गया आपका, एग्रीकल्चर है वो कंटिन्यू रहा। सो दैट इवन दो द शुंगा एम्पायर वॉज नॉट एज वास्ट और लॉन्ग लास्टिंग लाइक द मौर्यन एम्पायर, बट शुंगा डायनेस्टी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू रिवाइव द वैदिक ट्रेडिशन, टू प्रमोट द संस्कृत लर्निंग, इनकरेज द फिलोसॉफिकल थॉट एंड लिविंग बिहाइंड वैल्यूएबल contribution to Indian art and architecture. So student, we have learned about the rise of the Songa dynasty. We know in the Songa dynasty the ruler used to fight with the neighbors and that give rise to the decline of that dynasty. Now we will learn about the Salmanas. How give rise this dynasty get rise, किस तरीके से इसका origin हुआ, who were the ruler, what were their work, what were their belief, किस तरीके से रूल करते थे, how were the life of people, how they trade, क्या उनकी टाइम पे जो चेंजेस हुए हैं या what were the development in their time, या कोई नई चीज़ हुई है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now moving to the next topic, द सतवाहनास की बात करें तो शुंगा के बाद आए सतवाहनास। एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है विच सेम दैट द शुंगास ऑफन फाउट वॉर्स विद द नेबरिंग रीजन, वन ऑफ विच मे हैव बीन द सतवाहनास। हिस्ट्री में ऐसा पाया गया शुंगा आसपास के राजाओं से लड़ाई करते थे अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए। उसमें से एक जो इनका नेबरिंग स्टेट था वो था सतवाहनास। द सतवाहनास वर वेरी पावरफुल एंड दे established a powerful dynasty that ruled long parts of the Deccan from the 2nd century BCE to the south of the Shunga Empire. अब they are sometime क्या था referred to as the Andhras in ancient texts. So their kingdom mainly covered the region of present day आंध्र प्रदेश देख लो आप, तेलंगाना देख लो, महाराष्ट्र देख लो, ये वाला हिस्सा जो था वो सातवाहनास के पास था। सो ओवर द टाइम दे हैड डिफरेंट कैपिटल, वो आगे बढ़ते गए तो कैपिटल भी अपनी बढ़ाते गए, अलग अलग बनाई उन्होंने। मोस्ट फेमस कैपिटल जो उन्होंने बनाई थी वो थी अमरावती एंड प्रतिस्थना, जिसे जो है पैठान कहा जाता है। ये दो इम्पॉर्टेंट कैपिटल सातवाहनास ने बनाई थी। सातवाहनास क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोस्पेरस एम्पायर। ट्रेड कॉमर्स को उन्होंने इतने अच्छे से फ्लोरिश किया ना बेटा अपने रूल में, एंड उनके जो कॉइन्स थे दैट ऑल्सो फाउंड अक्रॉस मैनी रीजन ऑफ इंडिया, गुजरात में भी मिले, आंध्रा में भी मिले। मैनी ऑफ दीज कॉइन डिपिक्ट्स द शिप showing the importance of maritime trade and existence of advanced ship building and navigation skills. अब उन्होंने अपने सिक्कों पे शिप बना रखा है। शिप का मतलब ही यही है कि वो शो कर रहे हैं देखो जी हम कैसे सी रूट को भी यूज़ कर रहे हैं परफेक्टली। शिप बिल्डिंग, नेविगेशन स्किल हमारी डेवलप हो रही है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है सतवाहनास वर नॉट ओनली द फार्मर्स और रूलर्स बट दे वर ऑल्सो द ग्रेट ट्रेडर्स हु लुक्ड बियॉन्ड द इंडियाज़ कोस्ट। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस हुआ उनके रूल के टाइम पे। फर्टाइल लैंड जो था कृष्णा गोदावरी रिवर का, वो उन्हें अच्छी फर्टाइल ज़मीन दे रहा था अच्छी प्रोडक्शन के लिए। तो स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड हो रहा था। किंगडम में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। सतवाहनास ट्रेडेड एक्टिवली डिस्टेंट लैंड्स के साथ उन्होंने ट्रेड रिलेशन बनाए। रोमन एम्पायर के साथ उन्होंने अपने रिलेशन अच्छे बनाए। वो अपने गुड्स को ना एक्सपोर्ट करते थे वहाँ। अच्छा, कौन सी गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे आपको पता है? रोमन एम्पायर में जाता था हमारे यहाँ से स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड, आइवरी, पर्ल्स, ये सारा जाता था।
रोमन एम्पायर वाले बड़े खुश थे और स्पाइसेस में से ना उनको जो वो ब्लैक पेपर था ना, काली मिर्च, उसको वो ब्लैक गोल्ड कहने लग गए थे और उन्हें इतनी पसंद आ गई थी। और हम उनसे लेते क्या थे? हम उनसे लेते थे ग्लास, वाइन, परफ्यूम, ऑइंटमेंट। सो द कलेक्शन ऑफ द टॉल्स टैक्सेस फ्रॉम द बिजी ट्रेड ब्रॉट कंसिडरेबल वेल्थ टू द स्टेट। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई ही हुई, रिलेटिवली पीसफुल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था सतवाहनास के टाइम पे, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया लिटरेचर, आर्ट, कल्चर। इसमें इन्होंने जो है बहुत इन्फ्लुएंस किया। मूविंग टू द लाइफ अंडर सतवाहनास कैसी थी? द सतवाहनास हैड इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन फॉर देयर रॉयल फैमिली। होता क्या था, जो प्रिंसेस होते थे ना, दे वर ऑफन नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स। देखो उस समय जो प्रिंस होते थे उनको जो है नाम दिया जाता था अपनी मदर के गोत्र के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अपनी माँ का नाम यूज़ करते थे वो, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी पुत्र मतलब गौतमी उनकी माँ का नाम है, तो गौतमी के बेटे सतकर्णी, ऐसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे। एंड ही वॉज वन ऑफ द फेमस सतवाहना रूलर नेम्ड आफ्टर हिज मदर Gautami Balashri. She was a powerful and respected queen who donated land to the Buddhist monk and even had an inscription carved in Nashik highlighting her influence in the kingdom. इसके अलावा अदर इंस्क्रिप्शन जो है हमें नाना घाट से मिला है और नाना घाट की केव से जो पुणे के पास है, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है सतवाहनास क्वीन के बारे में। शी वॉज अ विडो who performed several Vedic rituals including the grand अश्वमेघ यज्ञ also। तो आप देख लो कितना उस समय रिस्पेक्ट दी जाती थी सतवाहनास में विमेन को। दो उनके हस्बैंड नहीं थे फिर भी सारे रिचुअल वही करती थी, सारी पूजा पाठ, सारे यज्ञ वही करती थी और अश्वमेघ यज्ञ भी उन्होंने करवाया था। दिस इंस्क्रिप्शन मेंशन वैदिक गॉड्स सच एज इंद्रा, चंद्र, सूर्य, इनके बारे में भी दिया हुआ है। ऑल्सो रिकॉर्ड हर डोनेशन, क्या वो दान देती थी, ज़मीनों का दान, काओ का, एलिफेंट का, हॉर्सेस का, सिल्वर कॉइन, मैनी अदर गिफ्ट वो प्रीस्ट को, स्कॉलर्स को, मॉन्क्स को, वर्कर्स को देती थी। इंटरेस्टिंगली दीज इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट एंड कंटेन न्यूमरल्स दैट लुक सिमिलर टू सम ऑफ द नंबर्स वी यूज टुडे। अब उस समय जो गिनती में वर्ड यूज़ होते थे आजकल हमारे नंबर से मिलते जुलते हैं। दिस गिव अस इम्पॉर्टेंट एविडेंस दैट द मॉडर्न न्यूमरल्स हैव देयर रूट इन द एंशियंट इंडिया। इसका मतलब हमने जो आज नंबर सीखे हैं वहीं से सीखे हैं। सो सतवाहनास जो थे बेटा दे वर फॉलोवर्स ऑफ वासुदेव। वासुदेव मीन्स लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है ना वासुदेव। बट दे ऑल्सो सपोर्टेड अदर रिलीजन। उन्होंने क्या कर रखा था, वैदिक स्कॉलर को टैक्स फ्री लैंड दे रखी थी, एज वेल एज जैना और बुद्धिस्ट मॉन्क को भी उन्होंने ग्रांट कर रखा था, अलाउइंग ऑल द ट्रेडिशन कि सारे ट्रेडिशन, सारे रिलीजन जो है साइड बाय साइड ग्रो हो। दिस शोज द स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड पैट्रोनेज दैट एग्जिस्टेड इन देयर टाइम। तो ये रूलर बहुत अच्छे होते हैं बेटा जो हर स्कूल ऑफ थॉट और हर धर्म को इक्वल मानते हैं। By the 3rd century CE, however, the Satavahana Empire began to fragment into smaller kingdom. रीज़न क्या था कि टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लग गया, क्योंकि they were weak central control, gradual fall in economic strength। जैसे इनका एम्पायर जो है इनकी पावर डिक्लाइन हुई, नए नए रीजनल किंगडम जो है दक्कन के अलग अलग पार्ट में उभरने शुरू हो गए। Now moving to keep in mind this yaksha sculpture from, हमें ये जो यक्ष स्कल्पचर है ना बेटा ये हमें मिला है पितालखोरा से। Has an inscription on its hand that says, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कंधा सेना एंड हिरमकर सेना कथा। ठीक है, ये जो थे हिरमकरेना कथा जो है विच मीन्स मेड बाय Kanha Dasa, a goldsmith. Isn't it amazing that someone trained to work with gold could also carve stone sculpture? इसमें ये बताया गया उस इंस्क्रिप्शन में कि एक जो है आपका गोल्ड स्मिथ है जो सोने का काम करता है, सुनार, और वो भी पत्थर पे कार्विंग करना सीख गया।
सो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट पीपल्स वर्क इन दोस टाइम? ये बता रहा है कि आर्टिसन जो थे वो हाईली स्किल्ड थे, वर्सेटाइल थे। गोल्ड स्मिथ जो है वो स्कल्प्टर बन सकता था, मतलब आपको आज़ादी थी, आप कोई भी स्किल सीख सकते थे। कि पीपल जो है मास्टर्ड होते थे अपने क्राफ्ट में। दे वर नॉट लिमिटेड टू सिंगल प्रोफेशन, दे कैन लर्न द मल्टीपल स्किल। आपको जो जो सीखना है आप सीख सकते थे। So student, we have learned about the Salvanaz dynasty. किस तरीके से उनका rise हुआ था, who were the ruler, their work. Now we will learn about the coming of the Chedis. So how this dynasty get rise? Who were the ruler, their work, their beliefs, the life of people at that time, and what was the development during that time. ये सारी चीजें हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now moving to the next topic, coming of Chedis. अब शुंगास गए, सतवाहनास गए, अब बारी आती है नई डायनेस्टी की, नए किंगडम्स की। ये थे छेदी। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद जब नई नई पावर राइज अप होनी शुरू हो गई ना सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में, उसी में एक इम्पॉर्टेंट पावर थी कलिंगा की, विच बिकेम प्रोमिनेंट अंडर द रूल ऑफ द छेदी डायनेस्टी। दिस रीजन वंस डिफीटेड बाय अशोका, अगर आपको याद हो कलिंग की वार में अशोका ने लड़ाई छोड़ी थी ना, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जब छेदी डायनेस्टी आई उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया। द मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज द किंग, आप इनका नाम देखो, खारावेला। ठीक है, किंग खारावेला जो थे वो फेमस छेदी रूलर थे। ही इज़ रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बट विजडम के लिए, टॉलरेंस के लिए, डिवोशन टू जैन प्रिंसिपल, इसके लिए वो बहुत फेमस थे। सिंपल लाइफस्टाइल था उनका, वो हर धर्म को रिस्पेक्ट करते थे। ही वॉज ऑफन कॉल्ड द भिक्षुक राजा, क्योंकि सिंपल रहते थे ना, या मॉन्क किंग। येट खारावेला जो थे वॉज नॉट लिमिटेड टू जैनिज्म ऑल। He extended respect and protection to all sect, all philosophy, all religion, all Indian culture. One of his greatest contribution was the development of उदयगिरी and खांडगिरी। ये देखो अंडरलाइन करो आप, उदयगिरी एंड खांडागिरी। ये जो केव्स हैं अभी आप देखोगे ना भुवनेश्वर के पास हैं ये केव्स, गुफाएं हैं ये। इन केव्स पे अगर आप देखोगे तो इट वॉज कार्व्ड इनटू द रॉक फॉर जैन मॉन्क्स, इन पे लिखा हुआ है, कार्व्ड किया हुआ है। देन दे आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया। सो दे कंटेन द स्पेशियस लिविंग चैम्बर ऑल्सो, डिटेल्ड पैनल, इंटरसेट कार्विंग, ये सब है विच हाईलाइट द आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑफ क्राफ्टमैन एट दैट टाइम. So the architectural style seen here later inspired many other cave complexes across India such as those of Ajanta and Ellora की गुफाएं आपने सुनी होंगी ना, यहीं से फिर आगे ये जो है केव सिस्टम में लिखना या पेंटिंग करना या इंस्क्राइब करना शुरू हुआ होगा. A particularly famous cave in this group is the, इसमें आपका आता है हाथी गुफा. हाथी गुफा जो है बेटा इसे एलिफेंट केव कहते हैं, विच कैरीज अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट. उसमें पूरा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अस द वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ खारवेल्स रीजन. उसमें कैसे उनके रीन के टाइम पे कैसे काम होता था, मिलिट्री कैंपेन क्या था, क्या वो जीते क्या वो हारे, पब्लिक वर्क कैसा था, एक्ट ऑफ जेनरोसिटी कैसी थी, ये सब बताया गया है. सो बेटा ये जो आपकी हाथी गुफा है ना बेटा केव, यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें पूरी डिटेल दी हुई है खाराविलास की. नाउ ही प्राउडली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द क्रिएटर ऑफ अ काउंसिल ऑफ सेजेस. इसे आप अंडरलाइन करो, क्रिएटर ऑफ काउंसिल ऑफ सेजेस, and ascetic drawn from 100 reasons and described himself as an accomplished in extraordinary virtues, protector of every sect and restorer of the temple. ये डिक्लेयर किया उसने अपने आप को क्योंकि उसने इन सब को बचाया है, इन टेम्पल्स को जो है मेंटेन किया है और बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको डेवलप होने दिया है. बहुत सारे जो सेजेस रहे हैं, वाइस पीपल रहे हैं, उन सब को जो है उसने पैट्रन किया है, ग्रांट किया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है.
इसलिए इस तरीके के टाइटल यूज़ किए गए उनके लिए। खराविलास रेन जो था, इट स्टैंड एज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ रूलर हु बैलेंस स्ट्रेंथ इन द बैटल एंड कंपैशन इन द गवर्नेंस। इसलिए हम उन्हें पढ़ रहे हैं आज हिस्ट्री में बेटा, कि अगर वॉर है तो कितना एग्रेसिव और कितना मतलब अच्छी स्ट्रेंथ थी, वो वॉर में दूसरे को हरा देते थे, लेकिन जब देश की बात आती थी, इंटरनल मैटर की, तो वहाँ पे वो काइंड होकर, कंपैशन होकर अच्छे से गवर्न करते थे। सो ही इनकरेज द रिलीजन, सपोर्टेड लर्निंग, रिस्पेक्टेड डाइवर्सिटी, लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। हिज लेगेसी रिमाइंड अस दैट द ग्रेटनेस ऑफ अ किंग वॉज मेजर्ड नॉट जस्ट बाय द लैंड ही कॉन्क्वर्ड but also by peace, prosperity and harmony which has been brought in his kingdom। हमेशा ध्यान रखो, एक राजा की महानता सिर्फ इसमें नहीं है कि उसने कितनी ज़मीन को जीत लिया है, इसमें है कि उसने अपने राज्य को कितना खुशहाल रखा है। So student, we have learned about the Chetty dynasty and उसके टाइम पे जो रूलर थे उनके वर्क के बारे में, the Maurya Empire, their work, the important king at that time, ये सारी चीज़ें हमने जानी। Now we will learn about the kingdoms and life in the south. So what were the different empires in the south? South की साइड में जो भी states थे, वहाँ पे कौन कौन से empire जो rise हुए हैं, क्या क्या changes हुए, who were the important ruler at that time, their beliefs, their work, की सारी चीज़ हम जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now moving to the next topic, किंगडम एंड लाइफ इन द साउथ। अब चलेंगे हम साउथ की तरफ। आपको पता है बेटा, सदर्न पार्ट जो है ना इंडिया का, 2nd और 3rd सेंचुरी में देखोगे, और स्पेशली 3rd सेंचुरी CE की अगर हम बात करते हैं, 3 ग्रेट किंगडम जो बहुत ही तेज़ी से फ्लोरिश हुए और बहुत बड़े मतलब महान किंगडम्स में हम उन्हें गिन सकते हैं। दे वर द चेरास, द चोलास एंड द पांड्यास। 3 ग्रेट किंगडम है, अंडरलाइन कर लो। ये जो डायनेस्टी थी, ये जो किंगडम्स थे, ऑफन कम्पीटेड विद अनदर फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस। साउथ के थे ना, बट एट द सेम टाइम दे प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग द रिच कल्चर, फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड वाइब्रेंट लिटरेचर ऑफ द सदर्न इंडिया। सो अगर बेटा आपको याद है, मौर्यन एम्पायर अंडर द एम्परर अशोका, याद है ना, डिड नॉट एक्सटेंडेड इन दीज सदर्न किंगडम। In fact, Ashoka himself mentioned the Cheras, Cholas and Pandyas in his inscription. उसने भी इनके बारे में लिखा है, which shows that they remained independent even during the height of Mauryan Empire. मीन्स जब मौर्यन एम्पायर था तब भी ये उनके कंट्रोल में नहीं थे। चेरास, पांड्यास और चोलास अपना इंडिपेंडेंट रूल चला रहे थे। सो लेटर जो थे, करवहला ऑफ कलिंगा क्लेम टू हैव डिफीटेड एन अलायंस ऑफ द साउथ इंडियन किंग्स, बट हिस्टोरियंस आर अनश्योर अबाउट दैट कि क्या कलिंगा का इनके साथ कोई अलायंस हुआ था। इसका कोई एग्जैक्ट एविडेंस हमारे पास नहीं है। इम्पॉर्टेंटली दिस शोज दैट साउथ हैड स्ट्रॉन्ग रूलर्स who could resist outside control and maintain their independence। ये है कि ये तीनों किंगडम अपने आप में बहुत ही पावरफुल थे, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखा, इवन इन्होंने हर लेवल में अपने को प्रोग्रेस किया है। सो यू कैन सी इन द मैप, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ये देखो बेटा, ये है पांड्यास, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ देखोगे तो ये पूरा है चेरास, और ये जो हिस्सा आपका आ रहा है, दिस इज़ द चोला किंगडम। और तीनों के फ्लैग देखो ध्यान से, इस पे क्या है, लायन, इस पे क्या है, आप देखो एरो बना हुआ है ना वो, और यहाँ पे देखो फिश बनी हुई है। तो ये फ्लैग भी आपको इन लेजेंडरी के याद रखने हैं। नाउ मूविंग टू द संगम एज एंड लिटरेचर की बात करते हैं, तो दिस पीरियड इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज द संगम एज। संगम एज किसके पता है आपको क्यों रखा गया है? बिकॉज इट नेम्ड आफ्टर द ग्रेट गैदरिंग और असेंबली संगम हुआ है ऑफ तमिल पोइट्स एंड तमिल स्कॉलर्स। इनकी जो ग्रेट गैदरिंग है ना, उनके नाम पर संगम लिटरेचर या संगम एज रखा गया। द वर्ड संगम कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विच मीन्स संघा, मीनिंग एसोसिएशन, कमिंग टुगेदर। पोइट्स ऑफ दीज असेंबली क्रिएटेड सम ऑफ द फाइनेस्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर। आज भी हम जो तमिल लिटरेचर को कलेक्टिवली देखते हैं तो हम देखते हैं संगम लिटरेचर में। These poems from the oldest body of literature in southern India and are precious source for historians
क्योंकि इनको पढ़ने के बाद हिस्टोरियंस को उस समय की बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि सोसाइटी कैसे थी, पॉलिटिक्स, ट्रेड, वैल्यू, इमोशन कैसे थे. सो द वर्सेस ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट ह्यूमन इमोशन लाइक लव है, सेपरेशन है, फ्रेंडशिप है, एज वेल एज द सोशल आइडियाज सच एज करेज, जेनरोसिटी एंड लॉयल्टी बहुत ही ब्यूटिफुली इस लिटरेचर में इन्हें एक्सप्रेस किया गया है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज the Cholas. Among the three crowned kings, the Cholas, Cheras and the Pandyas, Cholas were especially powerful. They ruled part of South India for nearly 1600 years. अब आप समझ सकते हो कितने ये स्ट्रॉन्ग रहे होंगे. 1600 साल एक पर्टिकुलर एरिया पे रूल ओवर करना. सो फ्रॉम 3rd century BCE to 13th century CE, one of their most famous ruler was the Karaikala Chola, who defeated a combined army of the Cheras and Pandyas to establish his supremacy. इन्होंने तो कराईकला चोला ने चेरास और पांड्या की कंबाइंड आर्मी को भी हरा दिया था और उन्होंने इनकी सुप्रीम पावर को एक्सेप्ट किया था. So the Karaikala is also remembered for his great contribution to the agriculture and irrigation. आपको पता है बेटा, उन्होंने ना एक जिसे हम कहते हैं ना ग्रैंड एनिकट, वो देखो आप, नाम था उसका कलनाई. ठीक है, वो ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर ये बनाया था इन्होंने. कैसे पानी को रोक कर आगे डैम्स की तरह काम होता है ना, इस तरीके का बनाया था. वाटर का जो डाइवर्जन सिस्टम था उस समय का एडवांस था. ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है, जस्ट बिलो द श्रीरंगम आइलैंड. आप ये देखो, ये आपका है श्रीरंगम आइलैंड, उसके नीचे आप ये देखो, ये यहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ था. सो यहाँ से जो है इसका कावेरी रिवर का पानी डाइवर्ट किया गया था फर्टाइल रीजन बनाने के लिए, फर्टाइल रीजन्स ऑफ द डेल्टा, टर्निंग द लैंड इनटू द राइस बाउल ऑफ द साउथ. और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से पानी डाइवर्ट होकर अलग अलग जगह पहुँच गया, तो साउथ का पूरा पोर्शन जो है रेगुलर इरिगेशन होने की वजह से वहाँ खेती अच्छी होने लग गई और उसे कहा गया राइस बाउल ऑफ इंडिया. सो रिमार्केबल दिस इंजीनियरिंग मार्वल बिल्ट ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स एगो और स्टिल सर्वाइव है. ये आज से 2000 साल पहले बनाए ये और आज भी है ये. इट हैज़ बीन रिपेयर्ड मैनी टाइम्स ओवर द सेंचुरी, कंटिन्यूज टू सपोर्ट मिलियंस ऑफ फार्मर्स इन तमिलनाडु इवन टुडे. आज भी बहुत सारे फार्मर इसी के पानी पे डिपेंड करते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिलिपडिकरम, द टेल ऑफ एंकलेट. वन ऑफ द मोस्ट फेमस तमिल एपिक्स है ऑफ दिस पीरियड, दैट इज़ द सिलापडिकरम. जैसे हिंदी में, संस्कृत में आपके भागवत गीता है ना, वैसे ही या रामायण है, वैसे ही यहाँ का जो तमिल ओल्डेस्ट एपिक है वो है सिलापडिकरम. वी सून आफ्टर द संगम कलेक्शन. इट टेल्स द मूविंग स्टोरी ऑफ कनगाई एंड हर हस्बैंड कोवलन. उसके बारे में है कि कनगाई थी, कनगी, और उसके हस्बैंड थे कोवलन. उस पर ये कहानी घूमती है. कोवलन जो थे एक वेल्दी मर्चेंट थे. चोला कैपिटल जो थी ना पुहार, जिसे हम कावेरी पट्टनम कहते थे, कावेरी पट्टनम में या पुहार में वहाँ पर एक मर्चेंट थे. ठीक है, लॉस्ट हिज फॉर्च्यून, उनका सारा कुछ खो जाता है. सो फॉलिंग इन लव विद द डांसर, वो क्या एक डांसर के प्यार में हो जाते हैं. तो रियलाइजिंग हिज मिस्टेक ही रिटर्न टू हिज डिवोटेड वाइफ कनगी हु फॉरगिव हिम. फिर उन्हें बाद में अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है कि ये तो मैंने गलत काम कर दिया. फिर वो वापस अपनी वाइफ के पास जाते हैं, कनगी के पास, और माफ़ी मांगते हैं. सो टुगेदर दे ट्रैवल टू द मदुराई, द कैपिटल ऑफ पांड्यास, एंड बिगिन लाइफ अन्यू. फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब हम नई जगह पे जाएंगे. सो पांड्यास की कैपिटल में चल जाते हैं. पहले वो चोला वंश के राजा के अंडर थे, ठीक है ना. अब ये पांड्यास के यहाँ चले जाते हैं मदुरई, और वहाँ जाके नई लाइफ स्टार्ट करते हैं. सो टू अर्न मनी कोवलन क्या करता है, he tried to sell one of the Kangi's anklet. Unfortunately, he was falsely accused of stealing the queen's anklet and was executed by the Pandya king. Heartbroken but determined, Kangi proved her husband's innocence by showing her second anklet. अब क्या होगा भाई, वो जाता है, पैसा कमाना होता है, तो कनगी कहती है कि आप मेरा जो है एक पायल बेच दीजिए, आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, उससे आप काम शुरू कीजिएगा अपना दोबारा.
तो वो बेचने जाता है, लेकिन राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं ये समझ के कि उसने रानी का एंकलेट चुराया है, और गुस्से में पांड्या किंग जो है उसे मरवा देते हैं। और उसके बाद कनगी को बड़ा मतलब गुस्सा आता है। देन क्या होता है, वो जाती है राजा के पास और अपनी दूसरी एंकलेट दिखाती है कि आपसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, आपने मेरे हस्बैंड को मार दिया जबकि वो मेरी ही पायल लेके एंकलेट लेके बेच रहे थे। राजा को इतना शॉक लगता है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, और उस शॉक में उनकी डेथ हो जाती है। In her grief and anger, Kangi cursed the city of Madurai and the god of fire destroyed it, and later she traveled to the Chera kingdom where she was worshipped as a goddess. और फिर वहाँ कनगी को गुस्सा आता है और वो पूरा श्राप दे देती है कि ये मदुरई शहर जो है ये आग में भस्म हो जाए, और वहाँ से वो चली जाती है और चेरा किंगडम में आ जाती है। मतलब चोला वंश से कहानी शुरू हुई, पांड्या में जाके हस्बैंड उसके खत्म हुए, और वहाँ से वो श्राप देकर कहाँ आई, चेरा किंगडम में। चेरा किंगडम में वो जाके अपना आराम से मतलब रहती है, दुख में रहती है, लेकिन वहाँ पर लोग उसकी पूजा करते हैं। शी वॉज वर्शिप्ड एज अ गॉडेस, उसे देवी मानते हैं। इवन टुडे कनगी इज revered in the parts of Tamil Nadu and Kerala as a symbol of chastity, justice and strength. आज भी तमिलनाडु, केरला और के बहुत सारे पार्ट में उनको न्याय की देवी माना जाता है, स्ट्रेंथ की देवी माना जाता है, कि कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को प्रूफ कराया इनोसेंट कि भाई वो गलत नहीं थे, और कैसे वो उन्होंने मदुरई शहर को श्राप दिया। तो आज भी वो पूजी जाती हैं। तो जो आपका सिलापट्टिगरम बिसाइड बीइंग अ टेल ऑफ लव एंड ट्रेजेडी इज़ ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ जस्टिस एंड धर्मा। सिर्फ बेटा ये लव ट्रेजेडी नहीं है, ये आपको बता रहा है जस्टिस, न्याय ध्यान से करना चाहिए, और धर्म क्या है। इट रिमाइंड अस दैट रूल्स हैड सेक्रेड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट एंड अपहोल्ड द फेयरनेस। ये बताता है कि न्याय जो है कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ये राजा की ड्यूटी होती है कि किसी को भी सज़ा सुनाने से पहले दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, उसके एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए। कोई भी इनोसेंट जो है वो नहीं मारा जाना चाहिए, उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो न्याय फेयर होना चाहिए, जो कि पांड्या रूलर ने नहीं किया था। सो द एपिक ऑल्सो डिस्क्राइब द रिचनेस ऑफ साउथ इंडियन सिटीज़, देयर बसलिंग ट्रेड, देयर डाइवर्स स्कूल्स ऑफ थॉट एंड देयर डीप स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ये है एपिक सिलापट्टिगरम। अब हम चलते हैं द चेरास पे। चेरास ऑल्सो नोन एज द केरल पुत्र, सन ऑफ केरला, इनको ये भी कहा जाता है, केरला पुत्र कहा जाता है। रूल्ड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। देयर कैपिटल वॉज वंजी, जिसे अभी प्रेजेंट डे में हम क्या कहते हैं, करूर, इन तमिलनाडु में अभी ये। एंड द चेरास जो थे बेटा, they also made a lasting mark of the cultural and economic history of South India, strongly encouraged the growth of Tamil literature, and many Sangam poets received their patronage also. So चेरास को हम क्यों रिमेंबर करते हैं, स्पेशली फॉर देयर एक्सटेंसिव ट्रेड लिंक। इन्होंने अपना ट्रेड जो है ना बेटा बहुत इस्टेब्लिश कर रखा था। इनके जो पोर्ट थे ना, जहाँ पे शिप लोड डीलोड होते हैं, हार्बर्स, सो पोर्ट जो थे बिजी सेंटर थे कॉमर्स के, वो इंडिया को कनेक्ट कर रहे थे रोमन एम्पायर से, अरेबिया से, वेस्टर्न एशिया से। शिप्स लोड होते थे, स्पाइसेस, टिम्बर, आइवरी, पर्ल्स, ये सारा का सारा सेल्ड होता था अक्रॉस द सी, एंड मेकिंग द चेरा किंगडम फ्लोरिशिंग हब ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। स्पाइसेस में जो ब्लैक पेपर था ना, वेस्टर्न घाट में बहुत होता था, काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, and it was so valuable. Sometime it is also known as black gold. अंडरलाइन कर लो कि ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। So the Chera kings also issued their own coins. अब उन्होंने अपने सिक्के इशू कर रखे थे, इसका मतलब उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, एंड प्रॉस्पेरिटी भी। So many of these coins display their royal emblem such as the bow and arrow, symbols of the power and lineage. Such coins also provide historians with important clues about the economic life of the period. Apart from अगर ट्रेड की बात करें बेटा, चेरास आर ऑल्सो नोटेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द कल्चर। उन्होंने म्यूज़िक, लिटरेचर, इसको बहुत पैट्रोनेज किया, एंड हेल्पिंग द संगम एज बिकम अ गोल्डन पीरियड ऑफ द तमिल क्रिएटिविटी। चेरास के बाद आते हैं हम
The Pandyas पे. The Pandyas were another powerful dynasty that ruled part of the present day Tamil Nadu surrounding region with Madurai as their capital. तो ये आपको पता होना चाहिए. पांड्यास की कैपिटल क्या थी? मदुरई. अब इनका रूल अगर आप देखोगे ना, इट गोज बैक टू द 7th century बिफोर द कॉमन एरा एंड कंटिन्यूड अक्रॉस मैनी सेंचुरी आफ्टरवर्ड. द किंगडम एक्सपेंडेड अंडर सक्सेसिव रूलर्स who transformed the Madurai into the vibrant center of the politics, trade and culture. मदुरई को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया था कि बहुत ही मतलब आप कह सकते हो डेवलप्ड सेंटर था. ग्रीक एम्बेसडर जो मेगास्थनीज थे ना, उन्होंने अपनी इंडिका जो बुक लिखी थी, उन्होंने मेंशन किया था पांड्यास एज अ वेल्दी एंड वेल एडमिनिस्ट्रेटेड किंगडम. पांड्यास के बारे में उन्होंने लिखा है एंड उन्होंने ये भी बताया कि उनका बहुत एक्टिव ट्रेड कनेक्शन था डिस्टेंट लैंड से, स्पेशली ग्रीक से, रोमन से, बट साथ साथ उन्होंने अपने इंटरनल ट्रेड को भी बढ़ावा दे रखा था. उन्होंने बताया जैसे कहरवेला ऑफ कलिंगा प्राउडली रिकॉर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन दैट ही रिसीव्ड hundreds of pearls from the Pandya kingdom and pearls being one of their most famous export. अब आप सोचो, अगर कहरवाला ने लिखा था ये कि मुझे पांड्या किंग से सैकड़ों मोती मिले हैं, दिए गए होंगे गिफ्ट के तौर पे, तो अब आप सोच लो पर्ल मोती कितने महंगे होते हैं, तो इसका मतलब मोती उस समय कितना उनका फेमस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रहा होगा. नाउ लेटर अगर आप देखोगे, पांड्यास वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज अ नेवल पावर मेंटेनिंग फ्लीट कंट्रोल ट्रेड रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशियन. दे गेव देम अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स एंड कल्चरल एक्सचेंज. लेटर पांड्या रूलर्स देखोगे, उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया है आर्ट में, अगर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, आर्किटेक्चर में. सो बहुत सारे टेम्पल और इंस्क्रिप्शन हमें उनके टाइम के मिलते हैं. Their record also show how deeply they cared the welfare of their subject. लोगों से कितना प्यार था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा से वो अपनी प्रजा के प्रोटेक्टर रहे हैं. न्याय को उन्होंने हमेशा से जो है अनबाइस्ड रखा है, फेयर रखा है. सपोर्टर थे सारे स्कूल ऑफ थॉट और बिलीफ के. इन दिस वे पांड्यास प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल नॉट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री बट रिलीजियस एंड कल्चरल ethos of South India also. So student, we have learned about the important ruler in the South India. कौन कौन सी डायनेस्टी, कौन कौन से एम्पायर जो राइज हुए थे, कौन कौन से रूलर्स थे इम्पोर्टेंट, देयर वर्क, ये सारी चीजें हमने जानी. नाउ वी विल लर्न अबाउट द इन्वेजन ऑफ द इंडो ग्रीक्स. सो ऑल दीज एम्पायर व्हेन राइजेस, तो जो इंडिया है उसमें काफी डेवलपमेंट हुआ एंड द फॉरेनर्स स्टार्टेड इन्वेजिंग इंडिया. So now we'll talk about the invasion of Indo-Greek. So who were these people, how they come to India and how it affect all these empires. ये सारी चीज़ें कैसे उन्होंने जो डायनेस्टीज है उनको इफेक्ट किया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे. एंड हाउ इट अफेक्ट द इंडियन कल्चर, या जो भी उनके इंडियन लोगों के क्या चेंजेस आए उनकी लाइफ में उनके आने से, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे. तो चलिए समझते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेजन ऑफ इंडो ग्रीक्स की बात करें तो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द किंगडम ऑफ साउथ, अब हमें थोड़ा सा नॉर्दर्न फ्रंटियर पे आना चाहिए बेटा, जहाँ पर डिफरेंट सीरीज ऑफ इवेंट जो हैं अभी अनफोल्डेड है. हमें उनको समझना पड़ेगा कि नॉर्दर्न साइड से कौन सी डायनेस्टी जो है उभर रही थी. तो अगर आप देखोगे सेम पीरियड में वहाँ पर कोई नेटिव डायनेस्टी नहीं आ रही थी विद इन द कंट्री, बल्कि बाहर से इन्वेजन हो रहा था और फॉरेन रूलर्स अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करने लग गए थे. एंड दीज इन्वेडर एंटर थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पासेज एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया. अब ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? स्टोरी तो वहीं से शुरू होगी जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे. उन्होंने इंडस प्लान को पूरा जीतने की कोशिश की थी. वो आए थे 326 BCE में. दो अलेक्जेंडर सून विड्रू, अलेक्जेंडर ने ये प्लान छोड़ दिया और बहुत सारे ऑफिशियल्स को वहाँ छोड़ के, जिन्हें सत्रप्स कहा जाता था, कि जो हमने थोड़ा सा एरिया जीता है उस पर आप गवर्न करो, और वो चला गया दूसरी जगह. सो इन दिस टाइम दीज गवर्नर्स एंड देयर सक्सेसर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. अब तो वो तो चला गया अलेक्जेंडर, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया, जिसे वो गवर्नर बना के गया था. एंड देयर डिसेंडेंट केम टू बी नोन एज
इंडो ग्रीक। यहाँ से कहानी शुरू होती है इंडो ग्रीक की, क्योंकि अलेक्जेंडर अपने ग्रीक लोगों को, जिन एरिया को इंडिया में उसने जीता था नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ छोड़ के गया गवर्नर के तौर पे। बट उसके जाने के बाद उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, तो उन लोगों के जो बाद में डिसेंडेंट आए ना बेटा, उनको कहा गया इंडो ग्रीक, क्योंकि ग्रीक के थे बट इंडिया में रहने लग गए, सो इंडो ग्रीक। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो था रफली, जो आज हम कहते हैं ना पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कंटिन्यूसली लड़ाई, कॉन्क्वेस्ट, इंडो ग्रीस सीज द अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपेंडेड देयर पावर। हालांकि हुआ क्या, दे एंटर्ड अ कॉन्क्वर, दे डिड नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशन, इंस्टेड दे ऑब्जर्व मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लोकल कल्चर। अब क्या था कि इंडो ग्रीक्स जो थे ना बेटा, वो धीरे धीरे इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करते रहे। ये नहीं था कि वो अपने ग्रीक कल्चर को लें, नहीं, वो इंडियन एलिमेंट्स को जो थे अपनी गवर्नेंस में, अपनी लैंग्वेज में, आर्ट में, डेली लाइफ में पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो इंडो ग्रीक्स है ना, ये दे वर द फ्यूजन ऑफ इंडिया एंड ग्रीक्स, आप कह सकते हो। पूरा इंडियन ग्रीक का एलिमेंट्स था इनके अंदर। एंड दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये एक रिमार्केबल कल्चरल एक्सचेंज आप देख सकते हो इन बोथ ट्रेडिशन। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस इंडो ग्रीक कल्चर ब्लेंडिंग इज़ द, अगर आप देखते हो ना इसमें नाम आप देखो, हिलोडोरस पिलर लोकेटेड नियर द विदिशा। ये पिलर जो है हिलोडोरस के नाम पे रखा गया। इंडो ग्रीक एम्बेसडर था जिसने जो है अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया वासुदेव, भगवान कृष्ण की पूजा में, द गॉड ऑफ गॉड्स। उसने अपने आप को टाइटल भी दे दिया, ही कॉल्ड हिम, किसको, भगवान कृष्ण को उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण जो है भगवानों के भगवान हैं। सो इंस्क्रिप्शन ऑल्सो रिकॉर्ड 3 टाइमलेस प्रिंसिपल। उसमें लिखा हुआ था सेल्फ रिस्ट्रेंट, चैरिटी, अवेयरनेस, ये सारे वर्च्यूज़ जो हैं होने चाहिए लोगों के अंदर। अगर ये आप में ये गुण हैं, सद्गुण हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब आप यहीं से सोच लो, वाकई में ये फ्यूजन था इंडियन और ग्रीक एलिमेंट्स का, क्योंकि आपके ये जो हिलोडोरस हैं बेटा, वो ग्रीक हैं, ग्रीस से आए हुए हैं, लेकिन पूजा किसकी कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की, वासुदेव की, और उन्हीं को बता रहे हैं, उन्हीं की पूजा करने को कह रहे हैं। सो दिस शो हाउ डीपली इंडियन रिलीजियस फिलोसफिकल आइडियाज इन्फ्लुएंस even the foreign ruler and invoice. Archaeological discovery also confirm these links. Excavation in North India have unearthed a large number of Indo-Greek coin मिले हमें, which provide the valuable historical evidence and information. These coin minted in gold. ये जो Indo-Greek coin है, ये गोल्ड में है, सिल्वर में है, कॉपर में है, निकल में है, मतलब इतने मेटल में इन्होंने बनाए हैं। अब उसमें यूजुअली इन्होंने क्या किया है, जो उस समय का रूलर रहा होगा ना, उसके पोर्ट्रेट को दिखाया है, डिपिक्ट किया है कॉइन पे, और दूसरी साइड ग्रीक डाइटीज को दिखाया हुआ है। इंटरेस्टिंगली सम कॉइन्स आल्सो फीचर इंडियन डाइटीज सच एज वासुदेवा, लॉर्ड कृष्णा, लक्ष्मी, इनको भी इन्होंने दिखा रखा है अपने सिक्कों पे। सो रिफ्लेक्टिंग द ब्लेंडिंग ऑफ बोथ कल्चर, द आर्टिस्ट्री एंड बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन ऑफ दीज कॉइन्स आल्सो हाईलाइट द रिच इंटरेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड आइडियाज। नाउ मूविंग टू द, keep in mind the Shakas are also called the Indo-Scythians। आप ये देखो Indo-Scythians अंडरलाइन कर लो, शाका रूलर को कहा गया था। उन्होंने अपना रूल जो है इस्टेब्लिश किया बेटा नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे, एंड दे गवर्न फ्रॉम द 2nd century BCE टू 5th century CE। और इन्होंने क्या फॉलो किया था, इंडो ग्रीक जो इनका ट्रेडिशन था वो फॉलो किया था, एंड प्रिसीडिंग द कुशानास। One of their notable contribution is the शाका संवत कैलेंडर, जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं ना, शाका संवत लिखा होता है वो। दिस कैलेंडर इज 78 year behind the Gregorian calendar and that we use today, and from January to March it is 79 years behind. Recognize its historical and cultural significance, Indian government officially adopted the Shaka Samvat and the Indian national calendar in 1956। हमने इसे एज ए इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है एक्सेप्ट किया 1957 में जाके। और आपको पता है ये जो शाका संवत कैलेंडर है ना, ये अगर आप देखोगे तो आज जो ईयर चल रहा है ना, उससे 78 ईयर आगे है। तो हमने गिनती बहुत पहले सीख ली थी। The Indo-Greek also played a significant role in shaping India's culture and political
लैंडस्केप। हालांकि उनका रूल अगर आप देखोगे इंडो ग्रीक का बेटा ज़्यादा दिन चला नहीं, इवेंचुअली दे वर रिप्लेस बाय द न्यू वेव्स ऑफ इन्वेडर्स। आपके जो शाकाज आ गए थे उन्होंने उन्हें रिप्लेस कर दिया था। So student, we have learned about the invasion of Indo-Greek, how they invaded India और किस तरीके से जो चेंजेस आए, कैसे एम्पायर को उन्होंने इफेक्ट किया, ये सारी चीज़ें हम जानिए समझिए। Now we learn about the emergence of the Kushanas. So who were the Kushanas? How they come to India? किस तरीके से जो है उनकी डायनेस्टी का ओरिजिन हुआ? Who were the people? Who were the important king at that time? Their work and उनके टाइम पे आर्ट में, कल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ हम जानेंगे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now moving to the next topic, the emergence of Kushanas. Kushanas originally a Central Asian nomadic group था। सेंट्रल एशिया का नोमैडिक ग्रुप था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए 2nd सेंचुरी सीई में, और आते आते इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। सेंट्रल एशिया पूरा कब्जे में लिया टू अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, मेकिंग दैम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ दैट टाइम। उनका रीन जो है बेटा, इट इज़ रिमेंबर्ड एज अ पीरियड ऑफ इंटेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन विच लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन इंडियन हिस्ट्री। सो कुशाना वर द ग्रेट, और बहुत बड़ा एम्पायर वो खड़ा करके गए। कुशाना में अगर आप देखोगे ना, जो मोस्ट फेवर रूलर थे वो थे किंग कनिष्का, often regarded as their greatest emperor. His empire was not only grew through military conquest, उन्होंने लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी, अपने राज्य को बहुत बड़ा बना दिया, एक्सपेंड कर दिया, बट साथ साथ उन्होंने आर्ट, कल्चर, रिलीजन को भी फ्लोरिश किया। उनका एक स्टैचू है कनिष्का का, द नाउ हेडलेस है, स्टिल कैरीज अ ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन दैट ग्लोरीफाई हिम विद द टाइटल महाराजा, राजाधिराज, देवपुत्र कनिष्का। इतना बड़ा महाराजा, राजाधिराज, देवपुत्र कनिष्का, अंडरलाइन करो, इतना बड़ा टाइटल उन्हें मिला हुआ है। सो सन ऑफ गॉड भी, दिस शोज बोथ हिज पॉलिटिकल पावर एंड डिवाइन ऑरा अटैच टू द किंगशिप। सो यू कैन सी बेटा, ये हेडलेस स्टैचू हमें मिला है उनका, देख रहे हो ऊपर का पोर्शन जो है टूटा हुआ है, उसमें भी जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं ना पूरा, वो उनकी महानता को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देन यू कैन सी हेयर कॉइन्स, देख रहे हो गोल्ड कॉइन कैसे ये बने हुए हैं ना, राजाओं के इम्प्रिंट और लिखा हुआ है सारा, तो ये कनिष्का ने इशू किए थे। नाउ कॉइन्स इशू ड्यूरिंग हिज रेन रिवील फैसिनेटिंग इंसाइट इनटू हिज विजन एज ए रूलर। ऑन वन कॉइन कनिष्का इज पोर्ट्रेड होल्डिंग अ स्पीयर विद द टाइटल किंग ऑफ किंग्स। पूरा स्पीयर को होल्ड कर रखा है और लिखा हुआ है उस पर राजाओं का राजा। वाइल द रिवर्स साइड फीचर्स द एज द बुद्धा, और उसके दूसरे साइड पे बुद्धा की तरह उसे डिपिक्ट किया गया विद द नेम रिटन अ ग्रीक स्पिरिट। सो अनदर कॉइन डिपिक्ट्स द एम्परर ऑन वन साइड एंड शिवा विद हिज बुल नंदी ऑन द अदर साइड। अब ये चॉइसेस देखो, आप ये देखो उन्होंने कैसे किया, एक तरफ वो अपनी फ़ोटो दिखा रहा है, दूसरी तरफ बुद्धा को, एक तरफ वो अपनी फ़ोटो दिखा रहा है फिर पावर से, और दूसरी तरफ भगवान शिव को नंदी बैल के साथ, यानी कि ही वॉज टॉलरेंट एंड बिलीवर ऑफ द अदर रिलीजन ऑल्सो। बट अब क्वेश्चन ये होते हैं ना कि हाँ भाई, वाई वुड अ सिंगल रूलर फीचर बुद्धा एंड शिवा टुगेदर, आता है ना, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई वो दोनों धर्मों को या सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देता था, इसलिए बुद्धा को भी दिखा दिया एक सिक्के पे शिवाजी को भी दिखा दिया। सो बाय प्लेसिंग सिम्बल्स ऑफ डिफरेंट फेथ ऑन करेंसी, मीडियम मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड अमंग हिज सब्जेक्ट, कि कनिष्का जो है वो रिस्पेक्ट करता है मल्टीपल ट्रेडिशन को एंड सॉट टू ब्रिंग यूनिटी अमंग द डाइवर्स कम्युनिटीज। इवन टुडे करेंसी ऑफन कैरीज सिम्बल, इमेजेस एंड स्लोगन दैट रिप्रेजेंट अ नेशंस आइडेंटिटी एंड वैल्यूज। सो भगवान शिव को नंदी बैल के साथ दिखाना कैसे वो सनातन और हिंदू की प्रेस कर रहा है, और भगवान बुद्ध को दिखाना कि वो बुद्धिज़्म को भी एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज की बात करें। कुशाना कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ सिल्क रूट, बहुत सारे सिल्क रूट्स थे बेटा, तो उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसने कंट्रोल कर लिया था। अब ये जो सिल्क रूट है ये ग्रेट ट्रेडिंग नेटवर्क था दैट लिंक चाइना, इंडिया, सेंट्रल एशिया, रोमन एम्पायर, इनको इंटरलिंक कर रहा था ये पूरा का पूरा ट्रेड रूट। सो इससे क्या है, वो अब ट्रेड रूट उसके कंट्रोल में आ गया, तो भाई जो भी मर्चेंट जाएगा उसे टैक्स लेगा वो,
तो इसलिए वो वेल्दी हो गए। बट साथ साथ उन्होंने इन रूट्स को जो है ट्रांसफॉर्म भी किया, मेंटेन भी किया, प्रोटेक्ट भी किया मर्चेंट्स को, एंड देयर रिम्स इनटू अ क्रॉस रोड ऑफ कल्चर्स। मर्चेंट, ट्रैवलर, मॉन्क्स पास थ्रू देयर टेरिटरीज कैरिंग नॉट जस्ट गुड आइडिया, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन भी तो इन रास्तों के साथ एक्सचेंज हुआ ना बेटा। अब बात करेंगे हम कुशाना आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। कुशाना पीरियड विटनेस द फ्लोरिशिंग ऑफ न्यू आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, स्पेशली जो गांधार आर्ट थी और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है ना, ये इसी के टाइम पे फ्लोरिश हुई थी और ब्लेंड भी हुआ इसका, एंड रिटेन डिस्टिंक्टली इंडियन फीचर्स। गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का जो मिक्सचर हुआ, एक नया ही फीचर निकल कर आया। गांधारा स्कूल बेस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, पंजाब, अफगानिस्तान, कंबाइंड ग्रीसो रोमन टेक्निक विद इंडियन थीम। स्कल्पचर जो थे उसमें ग्रे ब्लैक्स स्टोन यूज़ किए जाते थे। हाईली रियलिस्टिक इमेजेस दी जाती थी बुद्धा की विद लाइफ लाइक एनाटॉमी, कर्ली हेयर एंड फ्लोइंग robes resembling a Roman toga. So there were among the first anthropomorphic human-like image of Buddha, making a turning point in Buddhist art. तो वहाँ बुद्धा को बिल्कुल कर्ली हेयर में दिखाया गया, पूरा जूड़ा उड़ा बना के अच्छे से ना, ऐसे इस तरीके से, तो बहुत अच्छे। तो वो आपका गांधार स्कूल आर्ट था। मथुरा स्कूल सेंटर्ड इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश रिलाइड मोर ऑन रेड सैंडस्टोन। ये वो ग्रे ब्लैक यूज़ करते थे, ये रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे। सो ये नेटिव इंडियन स्टाइल को दिखा रहे थे। द फिगर वॉज राउंडर, फुलर एंड लेस इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न टेक्निक। स्कल्पटर हेयर क्रिएटेड इमेज ऑफ हिंदू डाइटीज। यहाँ पे जो स्कल्पटर बनाते थे वो बनाते थे शिवा, लक्ष्मी, कुबेर, इनकी स्कल्पचर बनाते थे। एंड देन जो यहाँ पे बुद्धिस्ट आइकन्स थे, एज वेल एज यक्षास, यक्षिनी, शोइंग द वैरायटी ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। टुगेदर दीज आर्ट फॉर्म लेड द फाउंडेशन ऑफ लेटर टेम्पल आर्किटेक्चर। और फिर धीरे धीरे इन दोनों का ब्लेंड हो गया और दोनों ने मिलकर एक नया, कहते हैं ना, टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर इंडिया में जो है इस्टेब्लिश कर दिया, वाइल ऑल्सो शोइंग हाउ फॉरेन एंड लोकल आइडियाज कुड मर्ज टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। मूविंग टू द लिटरेचर और रिलीजन की बात करें तो कुशाना एरा वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ संस्कृत लिटरेचर। जो स्कॉलर थे ना, they believed that major work including the final redactions of the Mahabharata and Ramayana, it took shape during this period, कि सही से लिखा जाए, अच्छे से लिखा जाए। So Kanishka himself is remembered as a great patron of Buddhism. बुद्धिज़्म को बहुत मानते थे कनिष्क। It is said that under his reign the 4th Buddhist Council जो है उन्होंने हेल्ड करवाई थी कश्मीर में, जहाँ पे महायाना ट्रेडिशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया था, उसको रूप मिला। बुद्धिज़्म 2 ब्रांच में था ना, महायाना और हीनयाना। सो महायाना यहीं जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वहीं से फॉर्म हुआ। डिस्पाइट द पॉलिटिकल राइवलरी ऑफ द टाइम, कुशाना पीरियड जो है उन्होंने बहुत ही कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया, लोकल ट्रेडिशन को जो है इंटरेक्ट किया सेंट्रल एशिया, ग्रीक, रोमन इन्फ्लुएंस से। बट इंडियन थीम्स एंड फिलोसफी रिमेन्ड सेंट्रल इन द कुशाना पीरियड। Now moving to the glossary. Assassinated when a ruler or important person killed suddenly. Then matrimonial alliances means marriage arrangement between the 2 royal family. Then अश्वमेध यज्ञ जो है आपका ग्रैंड वैदिक हॉर्स सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड होता है by the king to show power and authority. Patronage, support or encouragement for something. Inscription, writing engraved or carved on stone, metal or caves, जिससे हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ मूविंग टू द लर्निंग फ्लैशबैक आफ्टर अशोका डेथ, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया और पुष्यमित्र शुंगा जो है राइज अप हुए। शुंगा डायनेस्टी जो है वैदिक ट्रेडिशन को रिवाइव करके गई। सतवाहनास जो है उन्होंने प्रॉस्पेरस दक्कन एम्पायर खड़ा किया। क्वीन ऑफ सतवाहनास प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल्स एंड इंस्क्रिप्शन ऑल्सो शो अर्ली फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल एंड डोनेशन। Chedi ruler Kharavela supported Jainism and built the Udaygiri, Khandagiri caves. Then in the south, Cheras, Cholas and Pandyas flourished, supporting the Sangam literature, trade and culture. Now moving to the exercise.
नंबर 1 देखो, हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी? सो पुष्यमित्र शुंगा, जो आपके बी हैं, OMR शीट पे जाओ और बी को ऐसे डार्कन कर दो। ऐसे ही बाकी MCQ करेंगे। नाउ मूविंग टू द बी पार्ट, fill in the blank. The Dash dynasty was founded after the fall of Mauryan Empire. That was Shunga dynasty. पुष्यमित्र शुंगा ने बनाई थी ना शुंगा डायनेस्टी। ऐसे ही बाकी फिलअप करेंगे बेटा आप। Now moving to the C part, true or false? पुष्यमित्र शुंगा supported Buddhism and discouraged Vedic ritual. No, उन्होंने discourage नहीं किया था, false है ये, उन्होंने रिवाइव किया था। नाउ मूविंग टू द डी पार्ट, मैचिंग पुष्यमित्र शुंगा। अगर आप देखोगे तो आपने यहाँ पर इन्हें बताना है, भरूच स्तूपा से मैच करना है। नाउ मूविंग टू द ई पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे चलते हैं। हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी? तो आप यहाँ पे पुष्यमित्र शुंगा का नाम लिखेंगे। शॉर्ट आंसर देखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुष्यमित्र शुंगा इन रिवाइविंग वैदिक ट्रेडिशन। सो इन्होंने जितने भी एपिक्स थे उनको जो है दोबारा से स्टार्ट कराया, वैदिक कल्चर और ट्रेडिशन, यज्ञ, सेक्रीफाइसेस, डाइटीज की वर्शिप, इसको स्टार्ट करवाया था। नाउ मूविंग टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्कस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी ने बेटा जैसे जैसे पॉलिटिकल अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया और कल्चर को कितना आगे इस्टेब्लिश किया, वो डिटेल में आपको यहाँ लिखना है। इट्स टाइम फॉर द स्किल बूस्टर। एक्टिविटी क्या कह रही है? क्लास को ग्रुप में डिवाइड करो और हर ग्रुप जो है रोल प्ले करेगा एक एक डायनेस्टी का। प्रोजेक्ट कह रहा है एक चार्ट बनाओ जिसमें आप मेन डायनेस्टीज को शो करेंगे और मौर्य, शुंगा, सतवाहनास और उनके बारे में बताएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग एबिलिटी कह रही है, इफ़ यू वर अ रूलर ऑफ सतवाहनास विद एक्सेस टू द सी ट्रेड, व्हाट न्यू आइडियाज़? तो आप अपने आप को सतवाहना रूलर मान के बताओ कि आप कैसे अपने किंगडम को इम्प्रूव करोगे। Now moving to the value in life, the rulers of this period shows the importance of tolerance, cultural support, trade connection. करवेलाज रिस्पेक्ट जो थी सारे रिलीजन को लेके, कनिष्का ने जो आर्ट और बुद्धिज़्म को प्रमोट किया, तो ये क्या बता रहे हैं? दे टीच अस दैट द ट्रू स्ट्रेंथ लाइज नॉट ओनली इन द कॉन्क्वेस्ट बट ऑल्सो इन रिस्पेक्टिंग। रिस्पेक्ट करो डाइवर्सिटी को, इनकरेज करो नॉलेज को और बिल्डअप करो प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। So that's end for the chapter. I hope you understand. Do the exercise carefully. So here we end the chapter. In this chapter, we have learned about the different empires, different dynasties, their important rulers, their work, the life of people in that time, their trade system, what were the different changes of the development at their time, art में, culture में, and even जो हमारा आर्किटेक्ट है उसमें क्या चेंजेस हुए, क्या कौन से फॉरेन इन्वेजन थे, कैसे डायनेस्टीज का राइज हुआ, हाउ इट गेट फॉल, ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्न इन डिटेल इन दिस चैप्टर। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। नाउ टू प्रैक्टिस इट।